हेलो दोस्तों, आई होप कि जो चैप्टर 11 का वीडियो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में कि इसके एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। तो पहले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था कि किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड करते हैं, तो बेसिकली जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोब्स हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, प्लांट्स है और एनिमल्स है। इसको जब बायो प्रोसेस करने लगते हैं लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पर, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर एप्लीकेशन देखो कि जो आपने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स और माइक्रोब्स बनाते हैं, उसके किस किस फील्ड में फ़ायदा है। तो जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक। जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक में इसका क्या यूज है, थेराप्यूटिक्स में क्या यूज है, एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन है, और फूड इंडस्ट्री में जैसे प्रोसेसिंग ऑफ फूड हुआ, या जैसे मान लो कि कोई फूड इंडस्ट्री है वहाँ, जैसे बियर इंडस्ट्री है, या वहाँ कैसे फूड को प्रोसेस करते हैं। एक है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन में क्या होता है कि मान लो कि कहीं जो कंटामिनेटेड सॉयल एरिया है, उसको कैसे वहाँ से हम जो मान लो हैवी मेटल का कंटामिनेशन है, कैसे उसे ठीक कर सकते हो सॉयल को। और वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट मान लो कि अभी वेस्ट ट्रीटमेंट जो है बहुत सारे फील्ड में है। मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, या जो सीवेज ट्रीटमेंट है, प्लास्टिक ट्रीटमेंट है, उस वेस्ट को किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम ठीक कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एनर्जी प्रोडक्शन में क्या है, ये वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ बायो रिमेडिएशन के बारे में। पहले बायो रिमेडिएशन में आपका ज़्यादा एनसीईआरटी चर्चा नहीं किया है, एक टर्म दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बायो रिमेडिएशन क्या होता है। मान लो कि कहीं पर ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है जो बहुत हैवी मेटल्स प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो कि जहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, या जहाँ बैटरी बनता हो, वहाँ पर क्या होता है जनरली हैवी मेटल इंडस्ट्री रिलीज करता है। जैसे मान लो वो रिलीज करता है पीबी, लेड है, आर्सेनिक है ना, कॉपर है, कैडमियम है, जिंक है। इस तरह के जो हैवी मेटल्स होते हैं वो सॉइल में जाता है या वाटर में जाता है, तो प्लांट के लिए और फाइनली एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे सॉइल को जहाँ जहाँ मेटल डिपॉजिट हो गया, उसको कैसे हम ठीक करते हैं। तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो कि एग्जांपल इक्विस्टेटम है जो गोल्ड को एब्जॉर्ब करता है ना। तो ऐसे ही कुछ प्लांट होते हैं जो हैवी मेटल के प्रेजेंस में ग्रो होते हैं। तो ऐसे प्लांट को वहाँ पर ग्रो करते हैं, वो क्या करेगा, अपने रूट से जो हैवी मेटल्स है उसके एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उस प्लांट को सिंटिलेशन में ले जाके हम जला देते हैं और ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे कि धीरे 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 सॉइल में हैवी मेटल्स कम हो जाते हैं। तो एक बायो रिमेडिएशन का फायदा है कि हैवी मेटल को हमने कम किया। दूसरा है बेस्ट ट्रीटमेंट। बेस्ट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि मान लो कि जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, उनमें प्रॉपर्टी होता है कि वो फास्ट डिग्रेड करता है, या प्लास्टिक को डिग्रेड करता है, या मान लो कि जो किचन वेस्ट है इनको बहुत फास्ट डिग्रेड करेगा, या जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं उनको ट्रीटमेंट करता है। तो इस बैक्टीरिया को हम मॉडिफाई करते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया वो कर दिए, और जहाँ पर बहुत सारे वेस्ट इकट्ठा करके उस बैक्टीरिया के कल्चर को हम स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वो फास्ट डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद है एनर्जी प्रोडक्शन, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि कैसे इसका बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में करते हैं। तो तुम देखो कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर बेसिकली अभी तक जो बेस्ड है, तीन प्रिंसिपल पर बेस्ड है हम जो खेती करते हैं। उसमें पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि हम कोई भी फसल लगाते हैं, मान लो धान, गेहूं या कोई भी लेग्यूम लगाए, उसमें खाद डाल देते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, और अगर उस पर कीड़ा लग गया तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं, है ना। तो ये एग्रोकेमिकल बेस्ड हो गया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज नहीं करते, है ना, फर्टिलाइजर या किसी तरह के पेस्टिसाइड्स हम यूज नहीं करते। और जिस लैंड पे, जिस जमीन पे हम फार्मिंग करेंगे, वो फार्मिंग भी एटलीस्ट 5 to 10 ईयर पहले से उस पर किसी तरह के फर्टिलाइजर यूज नहीं होना चाहिए। तीसरा स्ट्रेटजी है कि कुछ ऐसे प्लांट बनाएं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जिसको भी फर्टिलाइजर भी कम लगे, पेस्टिसाइड भी कम लगे, और वो कहीं ग्रो हो जाए जहाँ कम पानी भी हो, जहाँ का सॉल्ट एसिडिक हो, या
सॉल्टी हो, हाई पीएच हो, ऐसे भी कुछ प्लांट डिजाइन करें तो उससे हाई प्रोडक्शन मिलेगा। तो जो एक क्रॉप और फूड प्रोडक्शन अगर हमें करना है, इंक्रीज करना है, तो क्या क्या मेथड्स है, तो ये 3-4 मेथड है जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज होता है और कर सकते हैं। तो एक तुम्हारा और टर्मिनोलॉजी है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में अगर तुम देखो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, क्वेश्चन बना के देखो कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड। 1917 के आसपास क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ गेहूं का। लेकिन क्यों हुआ था, अगर तुम्हें चॉइस पूछा जाए कि इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ कि एग्रो केमिकल्स का यूज हुआ और इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, मतलब ब्रीडिंग के मेथड से ऐसे सीड बनाए गए जो जिसमें पेस्ट न लगे, जिसमें कम खाद लगे, ऐसे सीड यूज किए गए, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की वजह से हुआ था, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट यूज किए थे उसके वजह से हुआ था, या सारे मेथड यूज किए थे। तो इसका आंसर क्या है कि उस जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय सिर्फ एग्रो केमिकल, हम बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज किए थे, पेस्टिसाइड यूज किए थे, प्रॉपर वाटरिंग एग्रीकल्चर सिस्टम हम डेवलप किए थे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था कि जो क्रॉप वैरायटी के सीड, जैसे मान लो कि जो गेहूं के सीड थे वो मैक्सिको से इंपोर्ट किया गया था, वो बहुत हाई वैरायटी का था, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी था। इसके वजह से बहुत हाई अमाउंट में हमारा फूड प्रोडक्शन हुआ था, जिसके वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो क्वेश्चन अब है कि जो ऐसे अब डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अभी का जो फूड डिमांड है वो कैसे हम पूरा करें, क्योंकि वो सब एग्रोकेमिकल अगर यूज कर रहे हैं उसका बहुत ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि तुम देखो, मान लो कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, एक तो इसका प्रॉब्लम है कि एक्सपेंसिव है, हर फार्मर यूज नहीं कर सकता। और दूसरा इसका मेजर ड्रॉबैक है कि अगर बहुत सारा तुम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज करते हो तो वो हमारे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग जैसे सॉइल है, वाटर है, वो सबको क्या करता है, पोल्यूट करता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था ग्रीन रेवोल्यूशन में ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज होने का, और आज भी हम लोग कर रहे हैं। तो क्या और मेथड हो सकता है जिससे हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो उसका एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन है कि यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऐसे हम प्लांट को यूज करें जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किए हैं, वो कम फर्टिलाइजर ले, कम पेस्टिसाइड ले, है ना, जल्दी मैच्योर हो जाए। तो ऐसे जेनेटिकली जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्लांट बनाया गया, अगर इसको हम यूज करें तो जो फूड का डिमांड है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो इसी को हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या फायदे थे। तो फायदा देखो क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और क्रॉप्स जो होते हैं ये टॉलरेंट होते हैं एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस का। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ड्राउट है जहाँ कम पानी है, या कोल्ड है जहाँ ठंडा है, या हीट है जैसे मान लो कि मार्च अप्रैल मई में बहुत हीट होता है, कहीं हीट स्ट्रेस आ रहा है, वहाँ प्लांट कैसे ग्रो होंगे। तो ऐसे प्लांट डेवलप किए गए जो कि कम पानी में ग्रो हो जाए, जहाँ मान लो कि सॉइल में ज़्यादा सॉल्ट है, सैलिनिटी स्ट्रेस है, वहाँ भी ग्रो हो जाए, जहाँ कोल्ड है वहाँ भी ग्रो हो जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि मान लो कि ये जो ड्राउट का जीन है और कोल्ड टॉलरेंट का जीन है, सॉल्ट टॉलरेंट का जीन है, इसको क्लोन किया गया, इसको क्लोन किया गया बैक्टीरिया के अंदर, और प्लांट में इसको ओवर एक्सप्रेशन कराया गया। मतलब एक क्या फाइनली किस में डाला गया, ये जो है प्लांट के अंदर डाल दिया गया। और अब ये जो प्लांट हुआ वो क्या हुआ, ड्रॉट टॉलरेंट हो गया, सैलिनिटी टॉलरेंट हो गए, कोल्ड टॉलरेंट हो गया, हीट टॉलरेंट हो गया। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि ये प्लांट ऐसे भी जगह होंगे जहाँ पानी कम हो, जहाँ सैलिनिटी हो, जहाँ हीट हो, जहाँ कोल्ड हो, तो इससे हम मैक्सिमम एरिया को प्रोडक्शन के लिए कवर करेंगे। तो ऐसे हमारा फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में वो है बायोटिक स्ट्रेस। मान लो कि कोई भी जैसे गेहूं, धान या कोई भी लेग्यूम प्लांट लगाए, सारे इंसेक्ट आए और खा गए प्लांट को, तो हमारा लॉस हो गया। बहुत सारे पेस्ट है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, निमेटोड्स है, प्लांट के रूट में लग गए, सारा रूट डैमेज कर दिया, प्लांट सूख गए, हुआ ही नहीं, तो हमारा लॉस हो गया। इसी तरह से मान लो कि वायरस है, प्लांट में वायरस लग गए, फ्लावरिंग ही नहीं हुआ तो क्या हो, इस तरह से प्लांट सारे लॉस हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम बायोटिक स्ट्रेस वन बाय वन देखते हैं कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट कैसे बनाया गया लैब में, पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया गया, और वायरस रेजिस्टेंस कैसे बनाया गया। तो जो इसका इंसेक्ट रेजिस्टेंस का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न मतलब मेज जिसे बोलते हैं, राइस,
टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल एंड सोयाबीन, ये सारे बीटी बनाए गए। तो हम ये समझते हैं कि बीटी है क्या। बीटी प्लांट जो होता है बेसिकली इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होता है। बीटी क्या होता है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होता है। तो जो बीटी टर्म आया है वो आया है एक बैक्टीरिया से, सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रिंजिनेसिस। इसमें जो बी है बैसिलस का है और टी जो है थ्रिंजिनेसिस का है, इसी से शॉर्ट फॉर्म में से हम लेते हैं बीटी। तो ये बीटी टॉक्सिन क्यों है? तो ये क्या करता है कि जो बैसिलस थ्रिंजिनेसिस है एक प्रोटीन बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन क्या होता है? टॉक्सिक होता है। वो प्रोटीन क्या होता है? टॉक्सिक होता है। किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। अगर मान लो कि कोई इंसेक्ट है और ये प्रोटीन को खा गया तो वो इंसेक्ट क्या होगा? मर जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि ये जो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक मतलब जो इंसेक्ट लिपिडोटेरंस ग्रुप में आते हैं, जैसे एग्जांपल याद रखना, जैसे टोबैको बर्ड बॉर्म, आर्मी बॉर्म, ये हैं लिपिडोटेरंस। अगर ये टोबैको बर्ड बॉर्म और आर्मी बॉर्म अगर इस प्रोटीन को खा जाता है तो ये मर जाएंगे। कोलियोटेरंस अगर बीटल्स खा जाता है ये मर जाएंगे। जैसे फ्लाइज है, मस्क्यूटो है, डिप्टेरेंस ग्रुप में आते हैं, तो अगर ये बीटी प्रोटीन को खा गया तो ये मर जाएंगे। तो ये जो बीटी टॉक्सिन होता है जिस जीन से बनता है उस जीन का नाम है क्राइजीन। याद रखना उस जीन का नाम है क्राइजीन। और जो प्रोटीन बनाता है उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। जिससे बीटी टॉक्सिन जिस जीन से बनता है उस जीन का नाम है क्राइजीन और जो प्रोटीन बनता है उसका नाम है क्राई प्रोटीन। तो क्राई प्रोटीन ही एक्चुअल बीटी टॉक्सिन है ना। और इस क्राई प्रोटीन को ही हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। क्राई प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, क्योंकि ये इंसेक्ट को किल कर देता है, मार देता है। अब क्या है कि क्राई प्रोटीन्स जो है अलग अलग जीन से कोड होते हैं। मान लो कि ये क्या होता है? मल्टी फॉर्म ऑफ जीन्स है, एक ही जीन के काफी सारे फॉर्म हैं। तो इसमें जो एक जीन से कोड होता है उसका नाम है क्राई-O1 AC बोलते हैं, क्राई-O1 AC। और दूसरे को बोलते हैं क्राई-2 AB और तीसरे को बोलते हैं क्राई-O1 AB। तो याद रखना कि जो क्राई-O1 AC या क्राई-O1 AB है ये कॉटन बॉलवर्म को किल करता है। बॉलवर्म मतलब जब बॉल देखोगे उसके अंदर छेद करके अंदर चला जाता है, और जब वो वही कॉटन खाता है उसके अंदर क्राई प्रोटीन रहता है तो वो क्या होता है? मर जाता है। अब जो कंट्रोल और जो क्राई-O1 AB है ये कॉर्न में, ये कॉटन में नहीं, ये कॉर्न में मतलब मेज में जो लगेगा, मेज वाला क्या है? क्राई-O1 AB है। और जो कॉटन है क्राई-O1 AC एंड AB है। वो खा जाता है, खाने के बाद क्या होगा? मर जाता है। तो ये जो क्राई प्रोटीन होता क्या है कि अब जो बैसिलस थ्रिंजिनेसिस जब क्राई प्रोटीन बनाता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये क्या होता है? मान लो कि ये प्रोटीन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है और जैसे ही इंसेक्ट इसको खाया, तो इंसेक्ट जैसे ही खाता है तो जो इंसेक्ट का गट होता है वो क्या होता है? गट का पीएच अल्कलाइन होता है। यहाँ जैसे ही इसके गट में जाएगा ये अल्कलाइन होता है और ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। एक्टिव फॉर्म में चेंज होते होते क्या होता है कि जब एक्टिव फॉर्म में हो गया तो जो इंसेक्ट का एलिमेंट्री कैनाल और जो गट था उसमें छेद कर देता है, उसको पोरस कर देता है, परफोरेटेड कर देता है। और गट पंक्चर होने की वजह से क्या होता है कि अब इंसेक्ट खा नहीं पाता और स्टार्वेशन की वजह से मर जाता है। तो इसलिए इंसेक्ट के लिए क्या होता है? ये टॉक्सिक होता है। लेकिन ये खुद इनसाइड जब बैसिलस थ्रिंजिनेसिस के बीच में सेल में होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसीलिए बैसिलस को ये किल नहीं करता। तो ये था बीटी टॉक्सिन। तो अब हम करते क्या हैं कि जो क्राइजीन है, क्राइजीन को लेते हैं और इसको क्लोन करते हैं बैक्टीरिया में, और इसको फिर क्या करते हैं, जैसे हम मान लो कि इसमें क्लोन कर दिया, क्लोन करने के बाद हम प्लांट में इसको डाल देते हैं। अब क्या है कि प्लांट में एक्सप्रेस होगा, है ना, ये प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो क्राइजीन है ये प्रोटीन बनाएगा, टॉक्सिक प्रोटीन क्राई प्रोटीन बनाएगा। और जब कोई भी इंसेक्ट आके, कोई भी मान लो कि इंसेक्ट आया और इसके किसी भी पार्ट को खाया, तो खाने में क्या होगा? टिश्यू और सेल्स अगर खाया तो उसके अंदर क्राई प्रोटीन होगा, क्राई प्रोटीन से वो किल हो जाएगा। तो इस तरह से जिस प्लांट में, ट्रांसजेनिक प्लांट में बीटी जीन को हमने एक्सप्रेस कराया, मतलब क्राई जीन को जो एक्सप्रेस कराया, तो वैसे प्लांट को इंसेक्ट नहीं खाएगा क्योंकि इंसेक्ट मर जाता है। और जो बीटी बनाए गए अभी तक, जैसे कॉटन में बनाए गए हैं,
मेज में बनाया गया, कॉर्न में, राइस को बनाया गया है, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल एंड सोयाबीन। इंडिया में जो है अभी सबसे ज़्यादा बीटी प्रोड्यूस होने वाला प्लांट सिर्फ कॉटन है इंडिया में, और कोई खाने वाले कॉटन बीटी प्लांट नहीं बनाया गया। जो बीटी ब्रिंजल है ये बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोड्यूस जो बीटी ब्रिंजल है खाने वाला, वो बीटी ब्रिंजल है जो बनाया जाता है। तो अब क्वेश्चन जैसे हमने यही तुम्हें बता दिया है कि व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, इसका एग्जांपल है कि जब वो क्राई प्रोटीन बनता है तो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, लेकिन जब कोई इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट इंगेज द इनएक्टिव टॉक्सिन, लेकिन जैसे ही उसके गट में जाते हैं तो ये जो अल्कलाइन पीएच के गट होने की वजह से क्या होता है कि ये सॉल्युबलाइज हो जाता है और एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और एक्टिव फॉर्म में आने की वजह से मिड गट के एपिथेलियम को लाइज कर देता है और सेल जो है इंसेक्ट मर जाता है। तो ये था इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। इसी तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस और वायरस रेजिस्टेंस प्लांट बनाते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस, वायरस रेजिस्टेंस यूजुअली उसको बोलते हैं जो सेल के अंदर जाके सेल को किल करता है। जैसे इंसेक्ट देखो, इंसेक्ट क्या था, ऊपर से ही चिवा जाएगा, है ना, सारे को च्यू करेगा। पेस्ट वाला क्या होता है कि सेल के अंदर घुस जाता है, सेल के इनसाइड घुसेगा तब प्लांट को डैमेज करेगा। तो ऐसे बनाया गया, वो जो टेक्निक से बनाया गया उस वहां पर क्या था, बीटी को हमने ओवर एक्सप्रेशन से ट्रांसजेनिक बनाया था, मतलब कि बीटी वाले प्रोटीन प्लांट में बन रहे थे। यहाँ पर जो पेस्ट रेजिस्टेंस बनाया गया वो टेक्निक से बनाया गया, उसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। उसको क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनएआई। इसी को भी बोलते हैं साइलेंसिंग टेक्निक, साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। इसी को क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए फंक्शन को साइलेंट कर देना। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें देखो क्या होता है कि मान लो कि जिस आरएनए फंक्शन को हमको साइलेंट करना है, तो जो पेस्ट आ रहा है, एग्जांपल मान लो, ये याद रखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक निमेटोड्स होता है मिलॉइडोजीनी इनकॉग्निशिया। ये क्या होता है, मिलॉइडोजीनी इनकॉग्निशिया। ये क्या करता है कि ये टोबैको के रूट में चला जाता है। टोबैको के रूट सेल में जब चला जाएगा, मान लो कि टोबैको प्लांट है, इसके रूट सेल में अंदर चला गया, और जाने के बाद ये रूट नॉट डिजीज कॉज करता है, मतलब रूट को फुला देगा बहुत सारा, और उसका जो न्यूट्रिशन लेवल एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी रूट का था वो खत्म हो जाता है, और प्लांट धीरे धीरे ड्राई होके सूख जाता है, मर जाता है। तो सबसे पहले आरएनए जो इंटरफेरेंस, अब क्या है, इस टेक्निक से किया गया, इनिमिटेड जो रूट नॉट डिजीज था इसको रोका गया। तो उसमें जो निमेटोड वाले जीन थे, ऐसे जीन को लिया गया जो निमेटोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब अगर वो जीन प्रोटीन नहीं बनाएगा तो निमेटोड मर जाएंगे। उसी तरह से मान लो कि कोई वायरस के ऐसे जीन को लिए जो वायरस को टारगेट करे, उसको रिप्लिकेट नहीं होने दे, तो वायरस भी उसके अंदर ग्रो नहीं होगा। तो इसमें साइलेंस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, मतलब एक सर्टेन जो आरएनए है, तुम्हें पता है कि एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है, और उसको कैसे करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से करते हैं, और ट्रांसलेट नहीं होने देते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन होने के लिए क्या चाहिए, डबल स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन होने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए होता है। अगर डबल स्टैंडर्ड हो गया तो वो क्या है, ट्रांसलेट नहीं होगा। तो लेकिन इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि जो जीन को साइलेंट करना है वो पैथोजन से आएगा, है ना। द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस और पेस्ट हैविंग आरएनए जीनोम, है ना। तो इसमें टेक्निक को देखो कि क्या करते हैं कि जैसे मान लो आरएनए इंटरफेरेंस में बेसिक टेक्निक करते हैं। सपोज कि मान लो कि एक जीन है, इस जीन को एक जीन प्रोटीन बनाता है, तो एक क्या होगा, जीन का एक पार्ट 5 प्राइम होता है और एक पार्ट को हम बोलते हैं 3 प्राइम, है ना। इस जीन को मुझे साइलेंट करना है। तो वेक्टर में क्या करते हैं कि एक वेक्टर लेते हैं, और वेक्टर में इस जीन को हम क्या करते हैं कि वेक्टर में, जैसे मान लो कि एक हमने वेक्टर लिया, ये वाले जो जीन होंगे इसको हम क्या करते हैं कि एक को 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर से क्लोन करते हैं। इधर मान लो 5 प्राइम है और इधर हम 3 प्राइम है, ठीक है। और बीच में एक इंट्रॉन सीक्वेंस रहता है, उस वेक्टर में क्या रहता है, इंट्रॉन सीक्वेंस। और फिर जो है इसी जीन को यहाँ से क्लोन करते हैं, फिर ये 5 प्राइम हुआ और ये 3 प्राइम हुआ,
ठीक है। तो अब क्या है कि जब ए बनाएगा, इधर से एक mRNA बनाएगा, है ना, एक इधर से mRNA इधर से जो है mRNA ए वाला जीन बनाया, जो 5, मान लो कि हम बोल रहे हैं एक, इसको और इसको बोल रहे हैं 2 है। तो इधर से mRNA 5 to 3 ए बनाया और इधर से mRNA 5 to 3 O1 बनाया। अब देखो कि जो पार्ट O1 होगा, है ना, और ये जो इधर से ए वाला पार्ट 2 होगा, एक कंप्लीमेंट्री होगा, है ना, एग्जैक्ट कंप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि एक लेफ्ट टू राइट बना है, एक राइट टू लेफ्ट हुआ है, तो ये क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड बना देगा। लेकिन ये है बेसिकली क्या, आरएनए है ना, ये क्या है, आरएनए है, तो ये आरएनए कोड हो गया। अब क्या होता है कि इस वाले वेक्टर को लेके प्लांट में डाल देते हैं, और ये आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ बन रहा है, प्लांट के अंदर बन रहा है। मुझे इस जीन को साइलेंट करना था। अब कोई भी वायरस या कोई भी पैथोजेंस, निमेटोड्स जैसे जो है, अगर प्लांट के अंदर गया और उसको खाया, तो उसके सेल के अंदर क्या होता है कि ए वाले एमआरएनए चले जाते हैं, है ना। जब एमआरएनए जब अंदर जाते हैं तो इसमें और मैकेनिज्म होते हैं, कुछ डाइसर प्रोटीन्स होते हैं, एग्रोनॉट प्रोटीन्स होते हैं, उसको फिर से क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बना देता है। और जब सिंगल स्टैंडर्ड बनता है तो ये 22 से 25 न्यूक्लियोटाइड के छोटे 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 प्राइमर टाइप बन जाता है। और जो ए पैथोजेंस थे, अगर ए मान लो कि पैथोजेन, इसके अंदर तो ये जीन है क्योंकि ये जीन हमने वहीं से लिया है, तो इस जीन का कंप्लीमेंट्री ए हो जाता है, जो यहाँ से हमने ट्रांसफॉर्म किया है प्लांट को, ट्रांसजेनिक बनाया है उससे, और इसका कंप्लीमेंट्री हो जाता है। और जैसे ही ये बाइंड होता है, अब ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो इस जीन का फंक्शन खत्म हो गया, और ये जीन जो इसेंशियल जीन ऑर्गेनिज्म के लिए था, पैथोजन के लिए था, तो पैथोजन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब ये प्लांट के अंदर जो है रेसिस्टेंट आ जाएंगे। तो ऐसे जो प्लांट बनाते हैं उसको बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब क्या है, तीसरा जो एप्लीकेशन है, दूसरा तुमने पहला देखा एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, बायोटिक स्ट्रेस में देखा इंसेक्ट टॉलरेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस टॉलरेंस। जो तीसरा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में, वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या है, जैसे मान लो कि घर में गए तुम, सब्जी खरीद के लेके आए, पालक लाए, टमाटर लाए, ऐसे कुछ वेजिटेबल लाए, 4 दिन बाद वो सड़ गया। क्यों सड़ गया भाई, क्योंकि अब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे जो फ्रूट्स या जैसे तुम लेके जब आते हो, उसमें इथिलीन रिलीज होते रहता है। क्या होता है, इथिलीन, और धीरे धीरे डिग्रेड करते रहता है, बहुत सारे उसमें एंजाइम का फंक्शन हो रहा होता है। जैसे मान लो कि तुमने टमाटर लेके आया है, टमाटर सड़ गया। क्यों सड़ा, क्योंकि जो टमाटर के बाल पे जो पेक्टिन और सेलुलेज एंजाइम था, धीरे धीरे डिग्रेड हो गए और ये सड़ गया। आम लेके आए, आम के जो सेल वाल पे जो बाहर जो छिलका होता है, उस पे बहुत सारे पेक्टिन थे, वो चेंज हो गए, लूज हो गए और सड़ गया। तो सबसे पहले एक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बचाने के लिए चेंज किया गया, ऐसे जीन को चेंज किया गया जिसके सेल वाल को डैमेज कर रहा था, पेक्टिन को डैमेज कर रहा था। वो जीन था बीटा गैलेक्ट्रोनेजीन। एग्जाम्पल याद रखना, वो क्या था, बीटा पॉलीगैलेक्ट्रोनेजीन था। ठीक है, वो था बीटा पॉलीगैलेक्ट्रोनेजीन, जिसको जैसे जो आरएनए साइलेंस मैकेनिज्म बताया, उस मैकेनिज्म से क्या किया, इस जीन को साइलेंस कर दिया क्योंकि ये यहाँ बन रहा था, हमने इसी के जीन को क्लोन किया आरएनए साइलेंसिंग मैकेनिज्म से। तो अब यहाँ से जो ए वाले जीन कोड हो रहेंगे, उसका डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, और उसको जो है एंजाइम बनने नहीं देगा, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड का हो गया। ठीक है, तो अगर पेक्टिन डिग्रेड नहीं हो रहा है तो अब सड़ेगा नहीं, है ना। अब जो मान लो कि 1 सप्ताह में सड़ता था, अब 10 या 15 दिन या 20 दिन हो जाएगा। मतलब जो हार्वेस्ट करने के बाद, फसल आने के बाद जो लॉस हो रहा था, वो बच गया। तो इस तरह से जीएमओ क्रॉप यूज करके हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी बचा सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल था वो था टोमेटो, जो सबसे पहले ये जो टेक्निक के लिए बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी से, उसका एग्जाम्पल था टोमेटो। एग्जाम याद रखना। और इसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर। स्पेलिंग देखो, ओरिजिनल है फ्लेवर सेवर, लेकिन इसको लिखते हैं फ्लेवर सेवर। तो जो टोमेटो फ्लेवर सेवर है, वो उसमें क्या होता है, वो जल्दी लेट राइपनिंग टोमेटो है। ये क्या है, लेट राइपनिंग, ये पकेगा बहुत लेट से, है ना।
और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें याद रखना है कि जो ए टोमेटो बना था ट्रांसजेनिक, सबसे पहला जो कंज्यूम करने वाला ट्रांसजेनिक प्लांट था वो यही था, फर्स्ट जीएमओ क्रॉप ग्रांटेड फॉर कंजम्पशन। याद रखना कि जो फ्लेवर सेवर का जो टोमेटो था ये सबसे पहले ट्रांसजेनिक बना था जिसको कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, एफडीए ने, कि इसको लोग खा सकते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट से बचने का एक तरीका हुआ क्रॉप को बचाने का। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑयल के केस में कैसे करेंगे। तो कैनोला ऑयल मार्केट में अगर जाते हो तो तुम्हें पता होगा कि कैनोला ऑयल आजकल बहुत यूज होता है। ये भी एक ब्रासिकेसी फैमिली का प्लांट है। तो इसमें एक कैनोला जो राउंड अप रेडी कैनोला बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जब कैनोला का हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, उसको जब फसल उगाते हैं उसमें बहुत सारे बीड घास उग जाते हैं, तो उस पर क्या करते हैं हम ग्लाइकोफॉस्फेट छिड़क देते हैं। तो तुम्हें पता है कि जो हर्बिसाइड होता है वो बीडीसाइड जो होते हैं वो स्पेसिफिक हर्ब्स और बीड को ही किल करता है। लेकिन ग्लाइकोफॉस्फेट जब फील्ड में कैनोला का जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें जब डाल देते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जो कैनोला प्लांट होता है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड को बनाना बंद कर देता है। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड को बनाना कम कर दिया तो जो कैनोला ऑयल है उसके वैल्यू कम जाएंगे, है ना, न्यूट्रिशियस वैल्यू कम जाएंगे। तो इसको ठीक करने के लिए कि कैसे फिर से एरोमेटिक अमाइनो एसिड इसमें बना रहे ग्लाइकोफॉस्फेट यूज करने के बाद भी, तो क्या किया कि एक जीन लिया गया एग्रोबैक्टीरियम से जिसको CT4 जीन बोलते हैं, और एक जीन लिया गया ऑर्कोबैक्टरम से, और दोनों जीन को कैनोला में ट्रांसजेनिक बनाया गया, नॉर्मल जैसे ओवर एक्सप्रेशन बनाते हैं। वो क्या करता था, ग्लाइकोफॉस्फेट एंजाइम कोड करता था GOX जिसे बोलते हैं, और फिर से जब ये दोनों जीन को डाले तो प्लांट नॉर्मल एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाने लगा। तो इस तरह से इसको जो हार्वेस्ट करने का तरीका था कि लॉस हो रहा था फिर से बच गया। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का एग्जाम्पल है जो कि हम एग्रो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके और इसका फायदा उठाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का। जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप थे उसका और क्या बेनिफिट हुआ उससे हमें, कि जो प्लांट था उसमें इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक राइस का फील्ड हो या गेहूं का है या किसी और प्लांट का है, क्रॉप्स का है, उसमें तुमने 2 kg खाद डाला, है ना। जब तुमने फर्टिलाइजर डाला तो क्या हुआ कि उसमें मुश्किल से 10% या 15% प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और बाकी सब कहाँ रह गया, बाकी सॉइल में ही रह गया। अब तो प्रॉब्लम है कि डाले 1 kg और सिर्फ जो है 100 ग्राम यूज किया है। तो ऐसे फिर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से ऐसे क्रॉप डेवलप किया गया जिसमें से मिनरल यूज इफिशियंसी को बढ़ाया गया, कि उसमें मिनरल लेने का, जैसे मिनरल क्या है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, जिंक है, ये सब जब हम डाले तो क्या हुआ, वो ज्यादा ले, है ना। तो अब जब उससे फायदा क्या हुआ, फायदा क्या होगा कि अगर ज्यादा लेगा तो क्या होगा कि जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे हमें कम डालना पड़ेगा। अब 1 kg की जगह हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमारा प्लांट अभी इफिशियंट हो गया है लेने में, है ना। दूसरा क्या है कि मान लो कि जो सॉइल का, जिस सॉइल में फर्टिलिटी कम है ना, एग्जॉस्ट ऑफ फर्टिलिटी सॉइल हो गया है, तो उसमें अगर कम भी मिनरल है तो क्या होगा कि प्लांट जो है ग्रो हो जाएंगे। अब बात है एक कि हम बनाते कैसे हैं ऐसे प्लांट को। तो हम इस प्लांट को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि रूट है, रूट से ही न्यूट्रिशन जाता है, तो जब रूट से न्यूट्रिशन जाता है तो रूट में बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर होता है, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन ट्रांसपोर्टर है जिसको हम NRT बोलते हैं, फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर होता है जिसको PHO बोलते हैं। तो ये सब जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, जो कि न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को लेते हैं, इनको ट्रांसजेनिक बना के इनकी इफिशियंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि प्लांट को मिनरल यूज करने की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये फायदा हुआ। जो नेक्स्ट है वो है कि इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। जैसे मान लो कि कोई भी राइस है या गेहूं है, सोयाबीन्स है या कोई फ्रूट है जिसका कि न्यूट्रिशन वैल्यू हम बढ़ाना चाहते हैं, याद रखना कि उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन।
उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें किसी भी क्रॉप्स या एडिबल फूड जो है या फ्रूट्स है उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस इसका नाम इसलिए है कि येलो कलर का हो जाता है, इसमें जो राइस बनाते हैं ट्रांसजेनिक वो गोल्डन कलर का हो जाता है, और ये सबसे पहले फिलीपींस में बनाया गया। तो क्यों बनाया गया गोल्डन राइस की, देखो कि जो कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, एशियन कंट्री या साउथ अफ्रीकन कंट्री, वहाँ का जो स्टेपल फूड मैक्सिमम लोग चावल खाते हैं, है ना, जो है उनको प्रॉपर जो है प्रोटीन या जो बाकी सोर्सेस है उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो मैक्सिमम सिर्फ राइस खाते हैं। तो उनमें क्या देखा गया कि विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। तो अब ये हुआ कि कौन से ऐसे मेथड से राइस को चेंज करें जिससे कि विटामिन का, उनका विटामिन जो ए है उनके रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो सबसे पहले फिलीपींस में क्या हुआ, जो फिलीपींस राइस रिसर्च सेंटर है उसने क्या किया कि विटामिन, तुम जानते हो कि जो विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है वो बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है वो है बीटा कैरोटीन। तो सबसे पहले जो बीटा कैरोटीन दो जीन था, है ना, एक जीन लिया गया फाइटोटिन सिंथेज का जिसको बोलते हैं पीएसवाई। याद रखना कि गोल्डन राइस में एक जीन है पीएसवाई जो डैफोडिल से लिया गया, नेरिसस स्यूडोनेरिसस इसका नाम है। जो दूसरा जीन लिया गया ये सीआरटीएल लिया गया, याद रखना, जो बनाता है फाइटोटिन डिसैचुरेज। ये एक सॉइल बैक्टीरिया से लिया गया जिसका नाम है इर्विनिया यूरोडोबोरा। ये दो जीन को लेके ट्रांसजेनिक राइस बनाया गया। किस लिए बनाया गया, क्योंकि उसमें जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए में चेंज हो जाए, क्योंकि बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। इस तरह से जब दोनों जीन को क्लोन किया गया तो एक गोल्डन राइस बना, क्योंकि इसमें विटामिन ए जो था बहुत इनरिच था, बहुत हाई अमाउंट में था। अब देखो राइस के तो सारे पार्ट को हम खाते नहीं है, राइस के सिर्फ हम सीड को खाते हैं, सीड मतलब इंडोस्पर्म को खाते हैं। तो फिर इसके बाद इसमें दो जीन डाल रहे थे, इसमें से एक ऐसे जीन को सिलेक्ट किया गया जो सिर्फ सीड में बने, बाकी राइस के लीफ में, स्टेम में, रूट में नहीं बने। मतलब एक इंडोस्पर्म स्पेसिफिक प्रमोटर लिया गया और उसमें पीएसवाई जीन को क्लोन किया गया और सिर्फ जो है सीड में ही बन रहा था। तो इसी को हम बोलते हैं गोल्डन राइस। तो इसमें क्या हुआ, ए न्यूट्रिशनल वैल्यू राइस को बढ़ा दिया। तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इसमें हुआ। इस टेक्निक को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में, इसका टर्म आता है टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट कुछ नहीं है, टेलर मेड प्लांट इज आल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और प्लांट। फर्क क्या है कि इस प्लांट को डायरेक्ट हम फूड के लिए यूज नहीं करते, है ना, ये कोई अल्टरनेटिव सोर्स के लिए लार्ज स्केल पे जब हम ग्रो कराते हैं, जैसे मान लो कि इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्यूल्स के लिए, बायोडीजल बनाने के लिए या स्टार्च बनाने के लिए या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे प्लेंटी बायोटिक्स एग्जांपल है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को, ऐसे प्रोसेस को हम टेलर मेड प्लांट्स कहते हैं। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में जो यूज हुआ बायोटेक्नोलॉजी का, क्या क्या हुआ कि जीएमओ क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके पेस्ट रेजिस्टेंस और वायरस रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूज करके ऐसे हम प्लांट बनाते हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस नहीं हो, जैसे एग्जांपल था सेवर, फ्लेवर सेवर टोमेटो, कैनोला ऑयल, है ना। उसके बाद जैसे जीएमओ क्रॉप इनहेंस इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज, इससे हमें क्या फायदा होगा, प्लांट को कम फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका यूजेज क्या था बायोटेक्नोलॉजी का, फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन करने से हमें फायदा क्या हुआ कि हमारे जो खाने वाले क्रॉप थे उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसका बढ़ गया, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन आ गया। उसके बाद टेलर मेड कुछ प्लांट बनाए जिससे क्या फायदा था कि जैसे मान लो कि हम बायोडीजल बना सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं, प्लेंटी बायोटिक्स बना सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या था। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मेडिसिन में ये सारे जो दिया हुआ है, एक इंसुलिन का एग्जांपल है एनसीईआरटी में,
इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज जिसको हो जाता है, उसमें इंसुलिन का बहुत कॉमन है, इंजेक्शन लोगों को लेते देखे होंगे। उसी तरह से फैक्टर 8 प्रोटीन बनाया गया, फैक्टर 9 बनाया गया हेमोफीलिया ए और बी पेशेंट के लिए, डीएनएज प्रोटीन बनाया गया सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट के लिए, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया जिससे मिल्क को जो काऊ है वो ज़्यादा मिल्क दे, इंटरफेरोन बनाया गया जिससे हेपेटाइटिस सी का आज भी ट्रीटमेंट होते हैं, थ्रोम्बिन बनाया गया जिससे हार्ट अटैक में काम आता है, इंटरल्यूकिन है जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, इंटरफेरोन है जो वायरल इन्फेक्शन में काम आता है। जैसे कोई आदमी का अगर हाइट नहीं बढ़ रहा है तो ग्रोथ हार्मोन बनाया गया जो इंडिविजुअल को देते हैं। तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है मेडिसिन में, जो कि इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर ट्रांसजेनिक बना के आइसोलेट किया गया और इसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं इंसुलिन कैसे बनाया गया। तो जो पहले जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन नहीं था तो क्या हो रहा था कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत होमोलॉग थे एनिमल के नज़दीक थे, ह्यूमन बीइंग के नज़दीक थे, जैसे काऊ ले लिए, पिग ले लिए, उनका जो पैंक्रिएटिक ग्लैंड था उसे हम निकालते थे और उससे इंसुलिन निकाल के लोगों को देते थे जिसको डायबिटीज था। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या था, वो जनरली एलर्जिक था। एलर्जिक मतलब क्या था कि किसी आदमी में अगर शूट नहीं कर रहा है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहे थे। तो ये प्रोसेस को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपनी थी इली लिली जो 1983 में क्या किया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया। अगर तुम इंसुलिन को स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल देखो तो ये 3 सेगमेंट का बना होता है। एक होता है ए वाले सी पार्ट, जो ग्रे पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट है, ये जो है एक ग्रे पार्ट एक पेप्टाइड ए बनाता है, एक ग्रीन वाला तुम्हें ए पेप्टाइड है और जो ब्लू वाला है वो बी पेप्टाइड है। तो जब आदमी में इंसुलिन बनता है तो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है। ये प्रो इंसुलिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। एक्टिव होने के लिए ये स्प्लाइस हो जाता है, टूट जाता है, और ये जो सी वाला बीच वाला पार्ट है, जैसे जो ए बीच वाले पार्ट है, ए क्या होता है, ये बाहर हो जाता है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ बनता है। प्रोटीन जब जीन से मान लो कि एक इंसुलिन का जीन है, तो यहाँ से जब बनेगा तो ए तो कोड हो जाएंगे तीनों, लेकिन ए जो सी वाला पार्ट है इसका कोई यूज नहीं है। ए और बी जो ब्लू और ग्रीन वाला पार्ट है, ये दोनों ही एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। एक्टिव फॉर्म में बनने के लिए क्या होता है कि जो ए और बी पेप्टाइड है इसके बीच में सल्फाइड बॉन्ड होना चाहिए, है ना। ए फ्री सी हो जाता है, फिर डिग्रेड हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ए जब दोनों सल्फाइड बॉन्ड से ए और बी पेप्टाइड जुड़ जाते हैं तो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और ये फिर शुगर मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। तो इली लिली कंपनी ने क्या किया कि ए वाले जो ब्लू वाले हैं, है ना, एक इसने दो प्लाज्मिड लिया, एक में इसने किया कि ब्लू वाले को एक्सप्रेस करा दिया, ट्रांसजेनिक बनाया और इसमें से पेप्टाइड बनाया, और एक लिया उसमें से ग्रीन वाले को इसने ग्रीन वाले जो पेप्टाइड थे इसको इसने एक्सप्रेस कराया, और जो दोनों से पेप्टाइड अलग अलग मिले इसको लेके इसने लैब में क्या किया कि दोनों के बीच में जो है ग्रीन वाले में और जो ब्लू वाला है इसमें जो है सल्फाइड बॉन्ड बना दिया। अब जब सल्फाइड बॉन्ड बन गया तो एक्टिव हो गया और ये फंक्शनल हो गया। इसी को बॉटल में पैक करके मार्केट में बेच दिए। यही जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये है तुम्हारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, इसको हम ह्यूमन जीन थेरेपी भी बोलते हैं, जीन एडिटिंग भी बोलते हैं, है ना। इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, मोस्टली मान लो एनिमल, अगर कोई बॉर्न हुआ जिसका बाई बॉर्न डीएनए में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है, जैसे सपोज ऐसा डीएनए जो मसल्स बनाने में काम करता हो, वो डीएनए में उसका कोई म्यूटेशन हो गया है, चेंज हो गया है, अब वो उससे जो प्रोटीन बनता है वो प्रॉपर मसल नहीं बना रहा है ना। अब क्या है कि वो आदमी को जब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वो जिंदगी भर उसमें मसल नहीं बनेगा, वो कमजोर होगा, एक सर्टेन एज के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, वो पूरा जो उसका एज है वो जिएगा नहीं। ऐसे ही बहुत सारे जेनेटिक डिजीज हैं, जैसे बीटा थैलेसेमिया है, सिकल सेल है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। ये सब में क्या जेनेटिक डिजीज है, इसमें डीएनए में ही कोई प्रॉब्लम है। तो ठीक करने के लिए बहुत सारे जो मेथड्स आए, 1990 में जो सबसे पहले ट्रायल किया गया और जेनेटिक डिजीज को क्योर किया गया वो था एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी डिजीज। वो क्या था,
एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी डिजीज। ये डिजीज क्या था कि जिस बच्चे में ये डिजीज था, मान लो कि ये जीन है जो एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए जीन है जो ये कोड करता है और ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। ये एक्चुअल बेसिकली डब्ल्यूबीसी में वाइट ब्लड सेल्स में कोड होता है और इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। तो उस पेशेंट में क्या था, एडीए बनता ही नहीं था, तो इम्यूनो डिफिशियंट हो गया, इतने डिजीज ससेप्टेबल हो गया कि वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। तो उसको क्या किया गया कि उसके डब्ल्यूबीसी ब्लड से निकाल के और जो एडेनिन डीएम एडीए जो डिफेक्टिव जीन था उसको करेक्ट किया गया और फिर उसका डब्ल्यूबीसी में डाल दिया गया। डब्ल्यूबीसी में डालने के बाद लैब में ढेर सारे डब्ल्यूबीसी बनाए गए और उसके ब्लड में डाल दिए गए, तो उसमें इम्यूनो डिफिशियंसी खत्म हो गया, है ना, क्योंकि अब उसमें करेक्टेड जीन था, वो जो है एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने लगा एंजाइम, उसका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो गया। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था कि ये तो सारे सेल्स में तो हुए नहीं और डब्ल्यूबीसी का एक सर्टेन लाइफ है, तो हर पीरियोडिकली 2 महीने 3 महीना पर ये उसे थेरेपी लेने पड़ते थे, है ना। तो इस तरह से इसको जीन को एडिट किया गया। अगर परमानेंट सॉल्यूशन जीन थेरेपी को चाहिए तो वो एम्ब्रियो स्टेज में ही करना है। एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है कि जब सेल सिंगल सेल स्टेज में है, उसी सेल स्टेज पर हम सेल को जो जहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन है वहाँ चेंज कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर एंजाइम प्रॉपर प्रोटीन बनता है और जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि जैसे स्टार्ट ए मेथड कैसे होता है कि सेम चीज़ है, मान लो कि एक हम पहले वेक्टर लेते हैं और ये जो वेक्टर होगा वायरल वेक्टर होता है। ये क्या होता है, हमने बताया था कि जो एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो वायरल वेक्टर से होता है और वेक्टर आरएनए वेक्टर्स होते हैं, है ना। तो मान लो कि ये जो है वायरल वेक्टर है और इसमें जो डिफेक्टिव जीन था, इसमें ए वाले करेक्टेड जीन है, रेड वाले क्या हैं, करेक्टेड जीन है, जैसे ए वाले करेक्टेड जीन है, और इसमें जो वायरस है, वायरस के अंदर ए वाले जीन को हमने डाल दिया। अब ये वायरस को क्या करते हैं कि एनिमल सेल के अंदर लेके जाते हैं, एक करेक्टेड वाला जीन है। अब करेक्टेड वाला जीन है तो क्या होगा कि रेट्रोवायरस है, आरएनए बनाएगा। आरएनए जैसे ही एनिमल सेल के अंदर जाता है ये क्या करता है कि सीडीएनए बना लेता है, क्योंकि जो एडिनो वायरस होते हैं इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है। ऐसा एंजाइम से आरएनए से तुरंत जो है सीडीएनए बना ले। सीडीएनए में क्या होता है, एक कंपोनेंट आरएनए का और एक कंपोनेंट डीएनए का। और एडिनो वायरस साथ साथ में क्या करता है कि इंटीग्रेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा होता है। क्या करता है, इंटीग्रेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा होता है, जिससे क्या होगा कि जो सेल के अंदर डीएनए है, मान लो कि ये सेल के अंदर डीएनए है, ये डीएनए के साथ इंटीग्रेज कट करेगा और इंटीग्रेट कर देगा ए वाले पार्ट को। तो ए वाला पार्ट जो करेक्टेड डीएनए जो हम यहाँ लिए थे, यहाँ से यहाँ चला गया। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। अब एक्सप्रेस होगा तो करेक्टेड प्रोटीन बनेगा और जिस चीज़ की डिफिशियंसी थी वो उससे ठीक हो जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं जीन थेरेपी। अब बताओ कि जीन थेरेपी से कौन कौन डिजीज को हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिक्किल सेल एनीमिया है ना, ये म्यूटेशन होता है जीन में, उसके वजह से होते हैं, मतलब सिक्किल सेल एनीमिया को हम जीन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसको ये भी जेनेटिक डिजीज है इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब क्या है कि पिछले साल 2020 में एफडीए ने अप्रूव किया कि जो बीटा थैलेसेमिया डिजीज है इसको आप जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। अभी तक सारे डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए अप्रूवल नहीं है, लेकिन बीटा थैलेसेमिया को 2020 एक साल पहले जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, ये सारे बातें याद रखना। अभी रिसेंटली कुछ दिनों में क्या इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। एक दूसरा टेक्निक खोजा गया है जिसका नाम है क्रिस्पर कैस सिस्टम, इसको जीन एडिटिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीन एडिटिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो पार्ट डिफेक्टिव है उसी को कट करके हटा देते हैं, है ना, जो पार्ट मुझे हटाना है। लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अप्रूवल नहीं है, लेकिन एक ये भी मेथड है जिससे जीन के में जो प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम, उसे हम क्योर कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन में। तुमने देखा जैसे कैसे हमने थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनाए, इंसुलिन बनाए, कैसे जीन थेरेपी किए। जो अगला इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का वो है डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, बोलता है कि भाई यूरिन टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो,
है ना, एक्सक्रीटा टेस्ट करवा लो। तो जब आप टेस्ट के लिए दे के आते हैं पैथोलॉजी में, तो 2-3 दिन टाइम लेता है कि ठीक है 3 दिन बाद आइएगा, रिपोर्ट आएगा। उसमें क्या है, टाइम टेकिंग है। तब तक तुम्हारे अंदर अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। कभी कभी एक तो टाइम टेकिंग है जिससे कि पेशेंट और बीमार पड़ते जाता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि वो टेक्निक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। वो टेक्निक कभी कभी क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। मतलब बीमारी है फिर भी कहेगा कि नहीं कोई इन्फेक्शन नहीं है, या बीमारी नहीं है फिर भी कहेगा कि हाँ इन्फेक्शन है। तो उसके ड्रॉबैक थे। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में सेंसिटिव टेक्निक आए, जो हम पिछले आपको लेक्चर में बताए हैं। एक टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआर। इसमें सिंपल सा क्या करते हैं कि मान लो किसी आदमी को मलेरिया हो गया है या टाइफाइड हो गया है, या ऐसे लक्षण देख रहे हैं, डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो, एक पीसीआर टेस्ट करवा लो। तो जो मान लो कि मलेरिया है या टाइफाइड है, इस तरह के जो नॉन डिजीज है, उसके ऑलरेडी प्राइमर नोन होते हैं। प्राइमर तुम्हें मैंने बताया था कि प्राइमर क्या होता है। और मान लो कि उस आदमी के ब्लड में ऑलरेडी टाइफाइड का या एचआईवी का या मलेरिया का वायरस और बैक्टीरिया होगा, तो उसके डीएनए निकालेगा। डीएनए निकाल के और पीसीआर करेगा, तो क्या करेगा, मान लो कि उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी ट्रेस में भी ये मलेरिया का या वायरस का डीएनए होगा, तो एक प्राइमर यहाँ बाइंड करेगा और एक प्राइमर यहाँ बाइंड करेगा, और बिलियंस ऑफ कॉपी बना देगा तुरंत 2 घंटे में। और 2 घंटे में पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे। उसी तरह से मान लो किसी को एचआईवी है, एचआईवी का जो सिम्टम आता है किसी पेशेंट में, वो 10 से 14 साल के बाद आता है। जब तक सिम्टम का वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि इसके भी जो यूनिवर्सल प्राइमर होते हैं, जैसे मान लो कि इसका भी प्राइमर लिए, हमारे लैब में जहाँ डायग्नोस्टिक लैब होता है उनके पास होता है प्राइमर है। तुम्हारे ब्लड सैंपल से डीएनए निकाले और पीसीआर लगा दिया, अगर एम्पलीफाई हो गया मतलब पेशेंट पॉजिटिव है एचआईवी का। उसी तरह से अगर म्यूटेशन है, तो इसमें भी क्या, अगर मान लो कि कहीं जीन में यहाँ यहाँ डिफेक्ट है, तो हम प्रोब लगाते हैं। एक दूसरे टेक्निक होता है जिसको हम रिवर्स रियल टाइम पीसीआर करते हैं, और उसके बाद हम डिटेक्ट करते हैं कि इसमें म्यूटेशन है या नहीं है। जैसे जीनेटिक डिजॉर्डर कहीं पे अगर चेंजेज है जीन में, तो हम पता कर सकते हैं। तो ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेस, जिसको हम शॉर्ट में वो क्या बोलते हैं, एलाइजा बोलते हैं। एलाइजा का बहुत कॉमन एग्जाम्पल तुम टीवी में प्रचार देखते होगे, प्रेगा न्यूज किट, है ना। तो प्रेगा न्यूज किट क्या है, प्रेगा न्यूज किट बेसिकली क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलाइजा किट। उसमें करते क्या है, सिंपल मेथड है कि प्लास्टिक या कुछ ऐसे सरफेस लेते हैं, उस पे मान लो कि कोई एक हम एंटीजन डाल देते हैं। एंटीजन का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि सपोज अभी बहुत एग्जाम्पल आ रहा था कोविड वाला ही, देखो है ना, कोई बोल रहा था कि आरटीपीसीआर करा लो। तो आरटीपीसीआर बेसिकली यही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमें कोविड का एक प्राइमर छोटा वाला सीक्वेंस पता था, और आदमी से ब्लड या उसका कोई म्यूकस लेके और उसमें से प्राइमर लेके पीसीआर कर दिए। अगर बिलियन कॉपी बन गया मतलब पॉजिटिव है, नहीं बना नेगेटिव है। और जो आ रहा था कि प्रोटीन वाला किट से कर रहे हैं, तो वो एलाइजा वाला किट था। उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मान लो कि ये कोविड वाले जो प्रोटीन है ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, और जिस आदमी से जिसको टेस्ट करना है उसका ब्लड सैंपल लेके इस पे डालेंगे, तो अगर उसके अंदर अब क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट करता है तो हम लोग के अंदर एंटीबॉडी आ जाता है। तो ये एंटीबॉडी बाइंड करेगा, और ये एंटीबॉडी बाइंड करता है तो यहाँ पर एक केमिकल होता है किट के अंदर, ये क्या करेगा, अगर एक कलर है तो एक कोई तरह की कलर चेंज कर देगा। अगर कलर चेंज कर गया, इसका मतलब कि ये आदमी को पॉजिटिव रिजल्ट है, इन्फेक्टेड है। तो ऐसे ऐसे को एलाइजा कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद दूसरा टेक्निक और एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी तो जानते होंगे, अगर एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूटा, डॉक्टर के पास जो एक्सरे कर देगा, अगर हड्डी टूटा हुआ दिखेगा भाई टूट गया है। उसी को मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि प्रोब लेते हैं जो रेडियो एक्टिव होता है। इसमें जो प्रोब लेते हैं वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो सिंपल क्या करते हैं कि मान लो हमें चेक करना है कि जीन में म्यूटेशन है या नहीं है, जो हमने क्लोन बनाया उसमें म्यूटेशन है या नहीं है, या जो हमने ट्रांसजेनिक बनाया वो है या नहीं है। तो सिंपल क्या करेंगे कि जो लिए उसको सिंगल स्टैंडर्ड कर दो। सिंगल स्टैंडर्ड कैसे करोगे, हम बताए थे, हीट कर दोगे सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो तुमने सिंगल स्टैंडर्ड कर दिया, और एक छोटा सा प्रोब है जिसको टेस्ट करना है कि यहाँ पर म्यूटेशन है कि नहीं।
तो ये प्रोब रेडियो एक्टिव है, यहाँ से क्या करेगा, लाइट इमिट करते रहेगा, इसको लेके इस पे मिक्स करते हैं। तो ये अगर कंप्लीमेंट्री म्यूटेशन नहीं है तो कंप्लीटली म्यूटेट हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट्री बाइंड करेगा, अगर म्यूटेट सपोज यहाँ म्यूटेट है तो यहाँ बाइंड नहीं करेगा। तो ये प्रोब से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो जीन है वो म्यूटेटेड है या म्यूटेटेड नहीं है। ऐसे ऑटो रेडियोग्राफिक और सारे यूज है, जैसे एक साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होता है, वहाँ पर भी करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। या मान लो कि सपोज एक सिंपल सा देखो कि मान लो कि सपोज एक प्लांट है ना, एक प्लांट है या एनिमल है, इसको हमने 2 खाना खिलाया, और जैसे मान लो कि हमने कार्बन खिलाया, कार्बन को हमने लेवल कर दिया C14 से, है ना। तुमने पढ़ा होगा सेमी रिप्लिकेटिव मैकेनिज्म। सेमी रिप्लिकेटिव मैकेनिज्म कैसे हुआ था, दैट इज द ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। क्योंकि वो कार्बन यूज कर रहा, नाइट्रोजन यूज कर रहा था, तो एक स्टैंड सेमी रिप्लिकेटिव था, एक स्टैंड रेडियो एक्टिव था, एक स्टैंड रेडियो एक्टिव नहीं था। तो उस जो टेक्निक है उसी को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। फिर मैं तुमको बताता हूँ एलाइजा का जस्ट बेसिक क्या होता है। कि मान लो कि एंटीबॉडी, जैसे मान लो मुझे कोविड का ही टेस्ट एलाइजा से करना है, तो ये जो एंटीबॉडी है ये कोविड वाला है, ये जो एंटीबॉडी है कोविड के वजह से जिस पेशेंट में बना है, जिसको कोविड नहीं होगा उसमें ये एंटीबॉडी नहीं रहेंगे, है ना, ये वाला नहीं रहेगा। ये वाला ऑलरेडी प्लास्टिक सरफेस या मेटल सरफेस पर डाला हुआ है, और जैसे ही ये डालेंगे ये क्या करता है कि इसके साथ एक और एंजाइम होता है जो बाइंड करता है और कलर चेंज कर देता है, यहाँ से सिग्नल देता है, अगर चेंज कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव, अगर कलर चेंज नहीं किया निगेटिव। यही सिंपल एलाइजा का मेथड है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक मेथड। एक इंपॉर्टेंट मेथड है दूसरा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाएं, इतने सारे तो अभी तक हम बना ही रहे थे, सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ही बात की है। तो इसका और यूज है, यूज क्या है मेडिसिन में, कि मान लो कि मुझे स्टडी करना है कि भाई जीन रेगुलेट कैसे हो रहा है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी प्लांट में कैसे हो रहा था, कोई ट्रांसजेनिक बनाए और उस जीन को हमने म्यूटेट कर दिया, साइलेंस कर दिया या ओवर एक्सप्रेशन करा दिया, और वो जीन का उस पे प्लांट पे या एनिमल पर या बैक्टीरिया में जो इफेक्ट होगा वो हम स्टडी कर पाएंगे कि भाई देखो इस जीन से उस प्लांट का फिजियोलॉजी चेंज हो गया, डेवलप। मान लो कि कोई हमने जीन एक्सप्रेस करा दिया, 5 उंगली के बदले 6 उंगली बन गया या 4 उंगली बन गया, तो हम बोलेंगे कि इस जीन का रोल क्या है, उंगली बनाने में है। मान लो कि कोई जीन एक्सप्रेस करा दिए, वो जो प्लांट है लाइट में चमकने लगा, तो हम बोलेंगे भाई देखो ये जो प्लांट है चमकता है, इस जीन का चमकने वाला रोल है। तो इस तरह से एक जीन के फंक्शन को और एनिमल के फिजियोलॉजी के चेंज करते हैं। जैसे तुम्हें बताया था ड्राउट के केस में, मान लो कि ड्राउट वाला जीन है आप प्लांट में डाल दिए, तो प्लांट क्या हो जाएगा, ड्राउट रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब पानी कम लेगा, ट्रांसपायरेशन उसके कम जाएंगे, मतलब उसका फिजियोलॉजी स्टडी हो गया कि देखो इस जीन का फिजियोलॉजी में ये रोल है। डेवलपमेंट है, मान लो कि वो प्लांट जो है कम हाइट का होता है, तो बोल देंगे भाई ये जीन है, इसका डेवलपमेंट में भी रोल है। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किस में हुआ, जीन के रेगुलेशन और जीन के फंक्शन को समझने में। उसी तरह से मान लो कि कोई हमें डिजीज समझना है कि कैंसर कैसे हो रहा है, अर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स है, बाकी ऐसे कुछ डिजीज हैं वो कैसे हो रहे हैं, तो वो डिजीज को या तो हम 2-3 ऑप्शन है क्या करेंगे कि कोई ऐसे जीन लेंगे जो एक कैंसर काउज करता है और ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे, तो एनिमल में भी क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएंगे या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जीन के वजह से ये वाला भाई बीमारी होता है, तो हम जीन के रोल को और डिजीज के बारे में पता करेंगे। उसके बाद उस डिजीज का क्या फिजियोलॉजिकल रोल है और कौन से मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, कैसे स्टडी करेंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर डिजीज कॉज करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल में, और फिर दवा देके चेक करेंगे कि भाई इस दवा से देखो ठीक हो जाता है। मतलब बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। उसी तरह से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स उसके बनाएंगे। बेस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का देखो एग्जांपल क्या है, कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया था 1997 में बनाया गया था, याद रखना। जो पहली बार ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया वो 1997 में बनाया गया, जिसका नाम रोजी था। और किस लिए बनाया गया, कि वो जो गाय का दूध था उसमें जो प्रोटीन बन रहे थे, वो जो माँ होती है, जो बच्चे की माँ औरतें होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उनका जो दूध था उस गाय का दूध में जितना प्रोटीन था लगभग बराबर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाय का जो दूध था उसका में जो प्रोटीन्स थे अल्फा लैक्टा एल्बुमिन
वो मदर के जो आदमी के जो बच्चे की माँ था उसके दूध में सेम अमाउंट में लैक्टोएल्बुमिन थे। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से बहुत सारा अभी तुम्हें मैंने बताया कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में जैसे इंसुलिन बनाए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए एंजाइम बनाया गया, इस तरह से बहुत सारे एंजाइम बनाए गए, हेमोफीलिया के लिए, डायबिटीज के लिए, है ना। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनता है। फिर वैक्सीन सेफ्टी, जैसे कोविड के लेके देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सेफ्टी है कि नहीं, तो कहाँ टेस्ट करें भाई, तो एक ट्रांसजेनिक एनिमल लो और उसको जो है कोविड वाला वायरस है उसे इन्फेक्ट कराओ, और वैक्सीन जो बनाया है कंपनी डाल के टेस्ट करे कि उसका जो है कोविड ठीक होता है या नहीं होता है ना। तो वैक्सीन सेफ्टी का भी टेस्ट किए। उसी तरह से केमिकल सेफ्टी का भी टेस्ट करते हैं कि भाई दवा हम खा रहे हैं, मान लो कि पैरासीटामोल खा लिए, वो सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एनिमल को लेंगे और दवा खिला के देखेंगे कि उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूजेज था और ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन था। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं, जैसे बहुत सारे बनाए गए, काऊ देखो अभी बनाया गया, पिग है ना, उसमें से 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो माइस है, रैट को बनाया गया है। क्योंकि रैट क्यों बनाया गया, लैब में उसे पाल के रखना आसान है, कम खाएगा, कम परेशान करेगा, है ना। पिंजरा में बंद कर दो, अपना लैब में खाते पीते रहेगा, फिर जब एक्सपेरिमेंट करना हो उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो, चिल्लाएगा भी नहीं। तो ये सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एप्लीकेशन था। तो ये ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो रिमेडिएशन, बायो एनर्जी प्रोडक्शन, थेराप्यूटिक्स, है ना, डायग्नोस्टिक, ये यहाँ तक एप्लीकेशन था। जो अगला एक दो स्लाइड है उसमें क्या है देखो कि कुछ इथिकल इशू है। इथिकल इशू क्या है कि तुम्हें याद होगा कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर की बात कर रहे थे उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। अब क्या है कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर तुम्हारे याद होगा तो उसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, क्लोरोएम्फेनिकॉल है, स्टेप्टोमाइसिन है, केनामाइसिन है, रिफामाइसिन है, ये सब के जीन्स होते हैं, ये सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर है ना। लैब में बन गया। अब वो बैक्टीरिया, अब क्या है, हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट के भी अंदर चला जाता है रेजिस्टेंस वाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन। अब जब वो जाएगा तो बैक्टीरिया क्या होगा कि धीरे 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 सॉइल में ग्रो होगा, अगर किसी ने फेंक दिया ऐसे लैब में बना के, तो है ना। उससे क्या घाटा है, उससे क्या लॉस है कि वो इकोसिस्टम में डिस्टर्ब करेगा, है ना। अब वो बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस हो गया, मान लो कि किसी को इकोलाई से इन्फेक्शन हो गया या किसी को माइकोबैक्टीरियम से इन्फेक्शन हो गया, है ना। अब उस माइकोबैक्टीरियम के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जीन है। अब डॉक्टर बोलेगा कि भाई लीजिए टेट्रासाइक्लिन खा लीजिए, आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन वो तो कमेगा ही नहीं क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी एंटीबायोटिक वाला जीन है, तो मरेगा ही नहीं, है ना। तो ये एक इकोसिस्टम और मेडिकल और इथिकल इशू है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक कमेटी बनाया, याद रखना उस कमेटी का नाम है GEAC कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जब एक कमेटी किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को चेक अच्छे से कर लेता है, वैलिडेट कर लेता है कि ये जाके इन्वायरमेंट में या हमारे जब हम खाएंगे, जैसे एग्जांपल तुम्हें बताया कि बीटी ब्रिंजल बंगाल में लोग खा रहे हैं, या जो कुछ अमेरिकन कंट्री है बीटी कॉर्न खा रहे हैं, तो वहां पर क्या है, एक कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। तो ये सारे जो वैलिडिटी एंड सेफ्टी है ये GEAC कमेटी कंट्रोल करता है, याद रखना है, ठीक है, डिसीजन लेता है। जो और इशू है वो है पेटेंट इशू। मान लो कि कोई ऐसे प्लांट बना देता है या कोई ऐसे एनिमल बनाता है जो सबके लिए बहुत यूजफुल हो, है ना, सबके लिए बहुत यूजफुल हो, मान लो कि आदमी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, इकोसिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, हमने बनाया और कोई बोला कि नहीं भाई वो हमने बनाया है, तो आपस में झगड़ा होगा। तो एक पेटेंट इश्यू होता है। पेटेंट क्या होता है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल इनोवेशन अगर कोई कर रहा है उस पर उसकी राइट होगा, है ना, इसको बोलते हैं पेटेंट। तो पेटेंट इशू भी कौन कंट्रोल करता है, जेक कमेटी रेगुलेट करता है कि भाई अगर पेटेंट है तो इसके तरीके होते हैं, आप पेटेंट के लिए फाइल करिए, जाइए, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो आदमी इंटेलेक्चुअली किसी चीज को डिस्कवरी किया है उस पे राइट उस आदमी का होगा, और एक कंट्रोल जेक कमेटी करती है, ठीक है। एक और टर्म है एनसीईआरटी में, बायोपायरेसी।
जैसे सीडी पायरेसी तो देखे ही होंगे, बहुत सारे मार्केट में सीडी आते हैं, सॉफ्टवेयर के आते हैं, मूवी के आते हैं, पायरेसी करते हैं, है ना, किसी का सामान किसी को अपना यूज करना है। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, बायो पायरेसी एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर रिसोर्सेस है ना, तो उसको बिना परमिशन के कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई कंट्री यूज कर रहा है ना, तो क्या होता है कि वो राइट का उल्लंघन है ना। मान लो जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कि इंडिया में बासमती राइस और हल्दी सदियों से यूज होते आया है, लेकिन इसका कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग में लिखित में एविडेंस नहीं था। तो यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया कि बासमती राइस को और हल्दी को, टर्मेरिक को पेटेंट करा लिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने केस फाइल किया कि ये हमारा राइट है। उसी तरह से जो मलेरिया का क्यूनेन मेडिसिन है, चाइना ने, क्योंकि वो चाइना का डिस्कवरी था, चाइना ने पेटेंट कराया और केस लड़ा। तो इस तरह से जो किसी भी जहां पे मतलब जिसका अधिकार है, जैसे एग्जांपल दिया बासमती राइस का और टर्मेरिक का, उस कंट्री का होना चाहिए। तो उसी तरह से जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब बिना कोई लिखित प्रमाण का या एक्नॉलेजमेंट का, बिना परमिशन का अगर यूज करता है, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर डालूंगा।